वो फाइल कैलाश अंदर ही है। हाँ तो फिर कमीना है, फिर मेरे को खड़ा क्यों किया। सुनो, ये पूरा समझ में आ गया आपके। अब सुनो, जगत सिंह ने बुलाया बीकानेर से किसको, बोलो। सूरत सिंह को बुलाया। सूरत सिंह जगत सिंह से मिले और कहा कि हम दोनों एक हो जाए तो भी बचेड़ेंगे कौन। मान सिंह जी पावरफुल है तो का क्या करे। तो सूरत सिंह ने कहा एक काम करता है, अंडरवर्ल्ड डॉन को बुलाता है, आमिर खां। तो बताओ किसको बुलाया गया, आमिर खां पिंडारी को बुलाया गया। अब बताओ उधर कितने जने हुए, इधर कौन, और इन दोनों सेनाओं के बीच में कौन से गांव में युद्ध हुआ। इसलिए इसे कहा गया गिंगोली का मार्च 1807 में। और इस युद्ध में विजय हुए कौन से सिंह, किनकी सहायता से, सूरत सिंह और आमिर खां पिंडारी की सहायता से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब सुनो, मान सिंह की सेना हारकर आई किसके पास, मान सिंह के पास। और मान सिंह ने पूछा कि बताओ युद्ध के परिणाम क्या रहे। तो बिल्कुल सेना ने कहा अनलिमिटेड जूते खाकर आए हैं। तो कहा एक छोटी सी सेना से तुम हार कर आए हो। तो कहा कि अगर अकेले आते कौन, बोलो जगत सिंह, तो हम बिल्कुल जीतते। उनके साथ आया है सूरत सिंह। तो मान सिंह ने कहा भले ही सूरत सिंह आओ। सूरत सिंह और जगत सिंह दोनों साथ में थे तो भी आप ताकतवर थे। तो कहा बिल्कुल बात आपकी साची है, अगर ये दो ही होते तो झांप लेते। उनके साथ आए, बोलो आमिर खां पिंडारी। जब ये बात कही स्टूडेंट, तब कहा आमिर खां पिंडारी ने साथ क्यों दिया। तो कहा पिंडारी को तो सिर्फ क्या दो, वो उसके साथ है। तो मान सिंह ने कहा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, शौहरत है, बुलाओ पिंडारी को अपनी तरफ मिलाओ और पैसे दो। कृष्णा का डोला कहाँ आना चाहिए, मारवाड़। अब पिंडारी को पैसे जगत सिंह से भी ज्यादा किसने दिए। तो बिल्कुल बाद में पिंडारी को पूछा मान सिंह ने, कहा बता पिंडारी डोला किधर आएगा। तो उसने कहा मारवाड़ आएगा। ये बात पता चली किसको, जगत सिंह को। तो जगत सिंह ने वापस पिंडारी को बुलाया। तो पिंडारी को कहा पिंडारी तू डोला मारवाड़ की तरफ लेके जाएगा। तो कहा तो कहा क्यों, कहा तुमसे ज्यादा पैसे दिए हैं किसने, मान सिंह ने। तो जब ये बात कही स्टूडेंट, तो जगत सिंह ने कहा बाड़ो इसको और दो। तो पैसे और दिए गए किसको, बोलो आमिर खां पिंडारी को दिए गए। तो आमिर खां पिंडारी ने आखिरकार कहा क्या, बोलो क्या कहा, का डोला किधर जाएगा। तो का डोला 101% आमिर आएगा। तो स्टूडेंट ऐसे चलता रहा मामला। आखिरकार आमिर खां पिंडारी मेवाड़ गया, और मेवाड़ गया तब मिला एक कुछ अजीत सिंह चुंडावत से। किससे, अजीत सिंह चुंडावत से मिला। अजीत सिंह चुंडावत को कहा तुम्हारा साम्राज्य खतरे में। तो कहा क्यों खतरे में। तो कहा पूरी बात बताई। तो कहा खतरे में इस प्रकार है कि जब किंगोली का युद्ध हुआ तो मारवाड़ की सेना हार कर गई थी। तब ये कहा था कि अभी तो हार कर जा रहे हैं, बलपूर्वक लेकर जाएंगे किसको, कृष्णा को। तो मेवाड़ पर आक्रमण उस समय में होगा जब चुंडावत और सक्तावत आपस में लड़ रहे हैं। तो जब ये बात कही स्टूडेंट, तो अजीत सिंह चुंडावत ने कहा करे तो क्या करे। तो कहा आप आपके राजा से मिलाओ, इससे बचने का उपाय मेरे पास है। तो अजीत सिंह चुंडावत लेकर आया किसको, आमिर खां पिंडारी को अपने राजा कौन से सिंह के पास, भीम सिंह के पास लेकर आया। और भीम सिंह से मिले तो पूरी बात बताई। तो भीम सिंह ने कहा इस कृष्णा की वजह से तो मैं परेशान हो गया, मेरे रियासत पर अब उस समय आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है जब मेरे रियासतों के ठिकानों में आपसी विवाद खड़ा हो रखा है, आज चुंडावतों और सक्तावतों में। मैं करूं तो क्या करूं। पिंडारी ने कहा मेरे पास उपाय है। तो कहा बताओ क्या उपाय करना। क्या बोलती क्या चीज है पैसा। तो भीम सिंह जिनका दो बाड़ो इसको पैसे दो। अब स्टूडेंट सुनो,
बाद में पूछा भीम सिंह ने, कहा बताओ क्या उपाय है, तो कहा जिसकी वजह से समस्या है अगर वही दुनिया में नहीं रहे तो कोई समस्या ही नहीं। मतलब समझे, कृष्णा कुमारी को मार दिया जाए। भीम सिंह ने जब ये बात सुनी तो भीम सिंह जी ने कहा एक तरफ स्वाभिमान और साम्राज्य, करूँ तो आखिर क्या करूँ। भीम सिंह ने आखिरकार आदेश दे दिया अमीर खां पिंडारी को कि तुम्हें जो करना है करो। अमीर खां पिंडारी ने कहा ठीक है। तो एक सेना नायक को बुलाया गया। स्टूडेंट, किसको बुलाया गया? एक सेना नायक को बुलाया गया और उस सेना नायक को कहा कि जाओ, कृष्णा अपने कक्ष में सो रही है, जाकर उसको मौत के घाट उतार दो। वो योद्धा गया, तलवार लेकर कृष्णा के कक्ष में गया और तलवार निकाली, और जब कक्ष के अंदर पहुंचा तो फूल जैसी लड़की को सोते हुए उसे अपने विरोचित भाव याद आए, क्षत्रियता के भाव। कहा कि मैं एक क्षत्रिय और एक फूल जैसी बच्ची पर तलवार से वार करके इसे मारूं, ये क्षत्रियों की शान के विरुद्ध है। इससे तो अच्छा मैं दुश्मन से लड़कर मरना पसंद करूंगा। कांपने लगा वो और हाथ तलवार से छूट गई और वो आ गया और कहा भीम सिंह को, माफ कीजिए राणा, मैं दुश्मन से मरना पसंद करूंगा पर कृष्णा को तलवार से मारना पसंद नहीं करूंगा। चला गया वो दरबार छोड़कर। आमिर खान का कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा उपाय भी है। कहा ग्लास लाओ, ग्लास, और शरबत बनाओ। क्या बनाओ? शरबत बनाओ। और उसी शरबत में मिलाया गया जहर और अजीत सिंह चुंडावत को कहा जाओ कृष्णा को दो, पिलाओ। तो जब शरबत का प्याला लेकर गया अजीत सिंह चुंडावत, कृष्णा ने वो बिल्कुल शरबत का ग्लास लिया, तब कृष्णा ने वो शरबत पिया। स्टूडेंट, पी रही थी, ग्लास हाथ में लिया तो खिड़की की तरफ खड़ी थी कृष्णा की माँ, हाथ से इशारे कर रही थी कि बेटा इसको मत पीना, इसमें क्या मिला हुआ है? जहर। पर कृष्णा ने ये कहा कि माँ मैं क्यों नहीं पीऊँ? एक तरफ मेरे पिता का स्वाभिमान और दूसरी तरफ मेरे राजवंश का, पिता के राजवंश का गौरव है, कुल का गौरव है। तो मैं अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान को बचाए रखने हेतु इससे एक शरबत के प्याले क्या, मैं 1000 शरबत के प्याले पीने को तैयार हूँ। बिल्कुल स्टूडेंट्स, कृष्णा ने वो शरबत का ग्लास पिया और ग्लास पीते ही देखो कृष्णा को उल्टी हो गई। क्या हो गई? उल्टी हो गई। तो वो जहर जो था उल्टी के साथ वापस बाहर आ गया, पर जहर शरीर में तो गया। अब कृष्णा दर्द के मारे छटपटा रही थी। अजीत सिंह चुंडावत भागकर बाहर गए और पिंडारी को कहा कि जहर तो वापस पड़ गया उल्टी के माध्यम से, जहर पूरा असर नहीं कर रहा। तो पिंडारी ने कहा एक और ग्लास बनाओ, और एक ग्लास बनाकर भेजा गया और उल्टी हो गई स्टूडेंट। फिर तीसरी ग्लास बनाकर भेजा, तब कृष्णा ने वो ग्लास पिया और जहर असर हुआ और कृष्णा वहीं आंगन में छटपटाते हुए दर्द के मारे इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पास में खड़ी थी कौन? माँ। माँ ने अपनी बेटी को ऐसे छटपटाते हुए तड़पते हुए देखा तो उसी माँ ने कहा अजीत सिंह चुंडावत को, कहा तो चुंडावतों में के कुल में एक ऐसा पैदा हुआ जिसने चुंडावतों को कलंकित किया है। तूने मेरी फूल जैसी बच्ची को विष दिया है। मैं श्रापित करती हूँ तुझे कि तेरे कुल में भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। कहा जाता है कि अगले वर्षों में, अगले काफ़ी वर्षों के अंदर इस अजीत सिंह चुंडावत के कुल में जितने कितने भी बच्चे थे सबकी एक एक करके क्या हो गई? मृत्यु हो गई और वैरागी जीवन धारण कर लिया। किसने? अजीत सिंह चुंडावत ने। तो सुनो स्टूडेंट, इसी पूरी घटनाक्रम पर, इसी पूरे घटनाक्रम पर मैं एक बार बिल्कुल यूट्यूब या फिर ये फेसबुक, मुझे कन्फर्मली तो याद नहीं है, मैं देख रहा था तो एक टीचर कोई थे, टीचर कौन थे मुझे भी, मैं भी नहीं जानता, पर उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या लाइनें बोली थी, वो लाइनें मुझे आज भी याद है। कहता है ना, जहाँ से सीखने को मिले सीख लेना चाहिए। तो वो लाइनें बड़ी गजब लगी जो मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ इस पूरे घटनाक्रम की।
कि यूं तो मेवाड़ी जर्रा जर्रा खुद में एक कहानी है। यूं तो मेवाड़ी जर्रा जर्रा खुद में एक कहानी है, जिसके हर कतरे कतरे में स्वाभिमान का पानी है। जिसके हर कतरे कतरे में स्वाभिमान का पानी है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक गाथा अजब निराली है, जिसमें एक कुल की रखवाली बेटी है। जिसमें एक कुल की रखवाली बेटी है। मारवाड़ का मान न माना, मारवाड़ का मान न माना, मान का मतलब मान सिंह। मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में। यानी जगत सिंह भी आकर कहां अड़ गए, यानी दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो लाइनें बनाई उसने कि मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में। इस पूरे मामले में फायदे में तो कौन रहा? तो लाइनें बनी कि मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में। मत पी विष कह रही थी मां, मत पी विष कह रही थी मां, पर बेटी को बचानी थी अपने कुल और पिता की गरिमा। बोलो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पूरी लाइनें कही गई है इस कृष्णा कुमारी विवाद पर। कृष्णा कुमारी ने मतलब वही बात 1810 में अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत के दबाव में आकर क्या पी लिया? विष पी लिया और अपनी जीवन लीला क्या कर दी? समाप्त। और बाद में भीम सिंह ने 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। बोलो समझ में आया? अरे समझ में आया ना? तो एक बात तुम भी कान खोल के सुन लेना। एक इस समय के पुत्रियां जिन्होंने अपने कुल और अपने पिता के गौरव और स्वाभिमान को बनाने के लिए त्याग और बलिदान दे दिया। और तुम्हें ये बता दूं कि इस समय कृष्णा की उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच में ही थी। कान खोल के सुन लेना। कितनी? 12 से 16 बरस। एक बात कान खोल के सुन लेना स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स को कभी भी हर्ट नहीं करें। ये गिनकर गांठ दे देना। आज अगर हमारा वजूद है, हम जो भी है, तो किसकी वजह से? पेरेंट्स की वजह से। अपनी वजह से ध्यान रखिएगा कि हमारे माता पिता की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने चाहिए। कभी भी उनका फोन आए तो दिल से बात करनी है। हमने क्या इस पाश्चात्य संस्कृति को देखकर हम काफ़ी बदल चुके हैं स्टूडेंट्स। फ़ोन आता है, फ़ोन क्यों करते हैं वो? 1 मिनट के लिए सोचो, उन्हें फिक्र होती तभी फ़ोन करते रहे। हमारे माइंड में यही आता है कि बार बार फ़ोन कर देते हैं। ये हमें रियलाइज कब होगा? जब हम उस स्थिति में जाएंगे तब। इस बात को ध्यान रखिएगा। पेरेंट्स की आंखों में हमारी वजह से कभी भी आंसू आने नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। वो है तभी तो हम है। ये गिनकर गांठ दे देना। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स। अभी 4 या 6 महीने हो गए होंगे, 6 महीने से ज़्यादा हो गए होंगे। मैंने शायद आपको बताया या नहीं बताया, सुनना। मेरे फैमिली में ही मेरे अंकल का लड़का है जो 8th पढ़ने के बाद बाहर चला गया, बेंगलोर चला गया, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। कब गया? 8th में। अब 8th 8वीं में पढ़ता हुआ बच्चा ही होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, तो वो वहाँ चला गया बेंगलोर। वहीं पर काम करता था। आज वो मेरी उम्र का है। आधी से अधिक उम्र तो ले ली, पर बेंगलोर में ही काम करता था। अभी 6 महीने 7 महीने पहले अंकल की हार्ट अटैक की वजह से अचानक सडन डेथ हो गई। तो सुनो, वो 12 दिन पूरे हुए, 3 दिन 4 दिन और बीते तो मेरे अंकल के लड़के का स्टेटस मैंने देखा तो मैं हिल गया स्टूडेंट। उसने स्टेटस क्या डाल रखा था कि पिताजी, मैंने अपना बचपन आपके साथ कभी नहीं बिताया, क्योंकि बचपन में ही चला गया था वो वहाँ पे। बचपन आपके साथ नहीं बिताया, पर बचपन में क्या होता है ये मैंने वहाँ रहकर सीखा। और कभी भी आपकी कमी फील इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप घर पर थे।
मैं जब भी बेंगलोर से 1 महीने के लिए घर पर आता तो घर पर आते ही मेरी आंखें सबसे पहले आपको और मम्मी को ढूंढती। आज जिंदगी में पहली बार अकेलापन फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। इस आंगन में मैं तुम्हें ढूंढता हूं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, पर आप मुझे दिखाई नहीं देते हो। दिखाई देते हो पर सपने में। किसमें? सपने में। तो बताओ ये कितनी बड़ी बात है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी अपने पेरेंट्स को हर्ट मत कीजिएगा, रेस्पेक्ट कीजिएगा। और वो रेस्पेक्ट किससे, उम्मीद किससे रखते हैं? हमसे ही तो रखते हैं। उनके सपनों को पूरा करने का जिम्मा हमारा, उनकी रेस्पेक्ट करने का काम हमारा। अगर 1 मिनट के लिए सोचो उनकी औलाद उनकी रेस्पेक्ट नहीं करे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से। समझ में आया? हाँ, पिता और माता को अपना स्वाभिमान समझो, उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सुनो सबसे बड़ी बात, अधीनस्थ संध्या है ना, अधीनस्थ संध्या हुई ना, तो अब अच्छे से देखो इसके अंदर कौन सी रियासत से कौन सा राजा आ रहा है। मैजिक देखना। बताओ मारवाड़ के राजा कौन? बोलो। मेवाड़ के राजा कौन? बोलो। बहुत बढ़िया। आमेर के राजा कौन? बीकानेर के राजा कौन? और इसी अमीर खां पिंडारी को बाद में दिया जाएगा टोंक। क्या? तो बताओ टोंक का नवाब कौन? कितनी रियासतें हो गई? अगर आपको पूछ ले इन 5 रियासतों में से कि टोंक के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की, आमेर के किस राजा ने अधीनस्थ संधि की, बीकानेर के किस राजा ने की, मेवाड़ के किस राजा ने की और मारवाड़ के किस राजा ने की, याद कर लेना सिर्फ गिंगोली का युद्ध। 5 रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो हमने तीर कितना चलाया, 1, निशाने कितने साधे, 5। समझ में आया ना? गिंगोली के युद्ध में जो जहां से पार्टिसिपेट हुआ उसी ने अंग्रेजों के साथ बताओ क्या की, अधीनस्थ संधि। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से। सर नो डाउट आप बहुत शानदार पढ़ाते हो। हरावल बाग के सैनिक लिखा है ना, चंदावल बाग के सैनिक लिखा है ना, ढोलान लिखा है। ढोलान था ही नहीं, ध्यान रखना। समझ में आया ना? ढोलान को उस टाइम अल्तमस कहा जाता था। इस बात को कान खोल के सुन लेना। ढोलान तो वो क्षेत्र कहलाता था जहां पर सेना रिजर्व रूप से कहीं और रहती थी, ध्यान रखें। और अल्तमस के अंदर मान सिंह की भी सेना थी। बता, मान सिंह की सेना के अल्तमस भाग का मुखिया कौन था, जो हस्ती दल का भी सेना नायक था? मर जाएगा जलवाणी। वो शेरशाह का है, कहाँ टिपे ठोक रहा है। बस आया जो ठोक दिया, होगा या नहीं होगा आप जानो, आपका काम जाने। समझ में आया? हरावल चुंडावत ये आपको लिखाऊं, हरावल और चंदावल कहाँ जरूरत है इतनी? और लिखना है तो हर चीज आपको 3rd ग्रेड में नहीं लिखाई जाएगी। कुछ चीजें बड़े बैच के लिए भी रिजर्व की जाती है। और लिखना चाहते हो तो सुन लो, RS उत्कर्ष चैनल है, उस पर मैंने क्लासें ले रखी है। और आप चाहते हो कि डाटा कुछ और क्लियर करना है तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पूरी चीज़ मिलेगी। इतना ही नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी बातें मिलेगी कि जब मान सिंह सेना लेकर आए थे तब प्रताप थे कहाँ पर, प्रताप को संदेश किसने भेजा कि मान सिंह सेना लेकर आया। अब ये बातें सब 3rd ग्रेड में लिखा दूंगा तो फिर हाँ, बड़े विद्वान हो, आगे बढ़ो। भीम सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो। भीम सिंह के समय चुंडावतों व सक्तावतों के मध्य संघर्ष हुआ। चुंडावतों
व सक्तावतों के मध्य संघर्ष हुआ। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, लिखो जल्दी से। हो गया चुंडावतों और सक्तावतों के बीच में संघर्ष। अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर लिखो कृष्णा कुमारी विवाद के कारण। लिखो कृष्णा कुमारी विवाद के कारण। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण गिंगोली का युद्ध हुआ। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण गिंगोली का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध हुआ। लिख लिया? हेडिंग डालो, गिंगोली का युद्ध, मार्च 1807। लिखो गिंगोली का युद्ध, मार्च 1807। लिख लिया? लिखो मान सिंह वर्सेस जगत सिंह द्वितीय। मान सिंह वर्सेस जगत सिंह द्वितीय। लिख लिया? ओके, जगत सिंह की तरफ प्लस करके लिखो बीकानेर का सूरत सिंह। बीकानेर का सूरत सिंह प्लस अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी। लिख लिया? परिणाम में लिख दो जगत सिंह की विजय। जगत सिंह की विजय। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। जगत सिंह की विजय के बाद अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट भीम सिंह ने 1 मिनट रुको, भीम सिंह का बाद में लिखना। लिखो कृष्णा कुमारी ने 1810 ईस्वी में, कृष्णा कुमारी ने 1810 ईस्वी में, कृष्णा कुमारी ने 1810 ईस्वी में विस्पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। विस्पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लिख लिया? अब लिखो आगे कोष्टक में लिख दो अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत के दबाव में। अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत के दबाव में। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो स्टूडेंट, हेडिंग डालो आगे। गिंगोली के युद्ध के बाद आगे हेडिंग डाल दो सीधा महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु।
अब महत्वपूर्ण बिंदु में सुन लो स्टूडेंट, राजा तो टू बी कंटिन्यू बनते रहेंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको 2 या 3 या 4 घटनाएं याद रखनी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट, 1818 के बाद सबसे बड़ी घटना घटित हुई 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति में मेवाड़ के राजा थे स्वरूप सिंह। कौन थे? जिन्होंने अंग्रेजों का क्या दिया? साथ। ये पहले ही लिख लिया हमने, अभी और लिख लेंगे। इनके बाद सुनो, राजा बने थे शंभू सिंह। कौन बने? बोलो। शंभू सिंह के समय महकमा खास की क्या हुई थी? स्थापना। और शंभू सिंह के समय ही श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। क्या की? उसके बाद राजा बने सज्जन सिंह। कौन बने? और सज्जन सिंह ने 1877 में इजलास खास की स्थापना की, जिसका 1880 में नाम परिवर्तित करके किया महा इंद्राज सभा। क्या नाम रखा? बोलो, अरे बोलो। इन्हीं सज्जन सिंह जी के नाम से सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम का समाचार पत्र चलता था। कहाँ? मेवाड़ में। और इसी सज्जन कीर्ति सुधाकर को मेवाड़ का गजट कहा गया। समझ में आया? और उसी सज्जन सिंह के बाद शासक बनेंगे आपके आगे जाकर फतेह सिंह। कौन? याद कीजिए, बिजोलिया किसान आंदोलन, याद कीजिए बेगू किसान आंदोलन। एक सवाल और याद रखोगे कि फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में रोकने के लिए, भाग लेने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने 13 सोल्टे लिखे। कितने सोल्टे? 13 सोल्टे लिखे, जिसे चेतावनी रात चुंगटिया कहा गया। और उसके बाद सबसे लास्ट राजा मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह, जो राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ के राजा थे और एकमात्र राजा जो महाराज प्रमुख पद पर बैठे। समझ में आया कि नहीं? ये सीधे महत्वपूर्ण बिंदुओं में लिखो और मेवाड़ को पूर्ण करो। महत्वपूर्ण बिंदु में पहला लिखो, 1857 की क्रांति के समय की क्रांति के समय मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह थे। मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह थे, लिख लिया, जिन्होंने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया। क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया, लिख लिया। ओके, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में लिखो, एक वो भी लिखाऊं, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना किस राजा के समय की गई? किसके समय? राजा कौन थे? बोल, कौन बताएगा? मेवाड़ भीलकोर की स्थापना किस राजा के समय की गई? 1841 में की गई थी, ये तो मुझे भी पता है। राजा कौन थे? टू पर दे दूंगा, छड़ूप चिंगरा पापा। कौन बताएगा स्टूडेंट? एनीबडी? हाँ, वो तो दिख रहा है, नो बडी। बेटे कह रहे नो बडी। सही टाइम पे आई है। एक ये और एक कचरा पात्र को इधर आना चाहिए। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। बोलो उनको कि गीता भवन में खूब सारा कचरा है। लिखो जल्दी से, लिखो।
लिखो सरदार सिंह के समय, कौन से सिंह? सरदार सिंह के समय, सरदार सिंह के समय 1841 में मेवाड़ भील कोर की, मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। लिख लिया? आगे लिखो शंभू सिंह के समय, शंभू सिंह के समय, शंभू सिंह के समय श्यामल दास ने, शंभू सिंह के समय श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। वीर विनोद ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। वीर विनोद ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। लिख लिया? आगे बढ़ो। लिखो शंभू सिंह ने, शंभू सिंह के समय, शंभू सिंह के समय महकमा, महकमा, महकमा खास की स्थापना की गई। महकमा, महकमा खास की स्थापना की गई। लिख लिया? आगे लिखो स्टूडेंट अगले पॉइंट में। सज्जन सिंह के दरबारी विद्वान, सज्जन सिंह के दरबारी विद्वान, सज्जन सिंह के दरबारी विद्वान कौन थे? श्यामल दास थे, श्यामल दास थे। दरबारी विद्वान श्यामल दास थे। श्यामल दास ने, श्यामल दास को सज्जन सिंह ने किसकी उपाधि दी रे? कविराज की उपाधि प्रदान की। कविराज की उपाधि प्रदान की। कौन सा राज? कविराज। लिख दिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट और अगले पॉइंट में लिखो जल्दी से। लिखो सज्जन सिंह के समय 1877-78 में, सज्जन सिंह के समय 1800, सज्जन सिंह के समय 1877-78 में इजलास खास, इजलास, इजलास खास की स्थापना की गई। ये क्या था? सुन लेना। ये 15 सदस्यों का एक दीवानी विभाग था जो मेवाड़ की जनता की समस्याओं का समाधान करता था। इन 15 सदस्यों को कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था, ये अवेतनिक सदस्य हुआ करते थे। फिर इसी इजलास खास या इल्जास खास का नाम परिवर्तित करके 1880 में रख दिया महा इंद्राज सभा। और याद कीजिए, मैंने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया। फतेह सिंह जी ने दूसरा जांच आयोग भेजा था, दूसरे जांच आयोग में भेजा था रमाकांत मालवीय, बेदला के ठाकुर राज सिंह और तखत सिंह। ये तीनों महा इंद्राज सभा के सदस्य थे। तो देखो वो पॉइंट वापस यहाँ पर जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो लिखो स्टार और नोट लगाकर। इस संस्था का नाम या इसका नाम परिवर्तित कर, इसका नाम परिवर्तित कर 1880 में
1880 में 1880 में क्या रखा गया? महा इंद्राज सभा रखा गया। महा इंद्राज सभा नाम रखा गया। महा इंद्राज सभा रखा गया। लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। लिखो, मेवाड़ से सज्जन कीर्ति सुधाकर, मेवाड़ से सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जिसे मेवाड़ का, जिसे मेवाड़ का क्या कहा गया? बिल्कुल स्टूडेंट, गजट कहा गया। गजट कहा गया। लिख लिया। ओके स्टूडेंट, मेवाड़ का गजट कहा गया। हो गया ये हो गए कौन से सिंह? सज्जन सिंह। अब आगे हेडिंग डाल दो फतेह सिंह। कौन से सिंह? फतेह सिंह। मतलब हेडिंग का मतलब फतेह सिंह का पॉइंट लिख लो। लिखो, फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोकने हेतु, फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोकने हेतु भाग लेने से रोकने हेतु केसरी सिंह बारठ ने कितने सोल्टे लिखे? 13 सोल्टे लिखे। 13 सोरटे लिखे, जिसे चेतावनीरा चुंगटिया कहा गया। चेतावनीरा चुंगटिया कहा गया। चेतावनीरा चुंगटिया कहा गया। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, आगे लिखो जल्दी से। लिखो, राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ के राजा, राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ के राजा कौन थे रे? भूपाल सिंह थे। मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह थे। कौन थे? भूपाल सिंह थे। लिखो, उदयपुर का विलय, उदयपुर का विलय बताओ कब हुआ? उदयपुर का विलय राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में, तीसरे चरण में कोष्टक में लिखो संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, कोष्टक बंद, 18 अप्रैल 1948 को हुआ। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। लिखो, भूपाल सिंह को चौथे चरण में, भूपाल सिंह को चौथे चरण में एकमात्र कौन सा प्रमुख बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया। भूपाल सिंह को चौथे चरण में एकमात्र महाराज प्रमुख बनाया गया।
लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ये हो गए स्टूडेंट आपके कौन? भूपाल सिंह जी, और भूपाल सिंह के साथ कंप्लीट हुआ मेवाड़ का गोहिल राजवंश। अब पिछले राजवंशों में आपका इतना टाइम नहीं लगेगा, फास्टली हो जाएंगे। अभी देखना 5 बजे है, 17 बजे है, टेंशन मत लो। 18:15 तक हमारा आज टारगेट होगा राउजोदा तक पहुंचने का। कहाँ तक? राउजोदा तक। तो हेडिंग डालो जल्दी से, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। कौन सा? राठौड़ राजवंश। कौन सा ठोड़? राठौड़। अब थोड़ी हमारी ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध ले। मतलब फिजिकली आप उपस्थित हो, शारीरिक रूप से आप उपस्थित हो, मेंटली भी उपस्थित रहे। दिमाग के अंदर ये नहीं सोचे कि रूम पर जाऊंगा खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब मिलेंगे। ओके, अगर लक्षण होंगे तो ओके। अब बोर्ड पर चलो सामान्य जानकारी लिखते रहो साथ में। कौन सा राजवंश? मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। पहला ही पॉइंट लिखो, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक मारवाड़ पर किसने शासन किया? गुज्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया। गुज्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया। जब ये कमजोर हुए, तब राठौड़ वंश ने मारवाड़ पर अधिकार किया। ओके, फिर लिखोगे संस्कृत नाम। कौन सा नाम? संस्कृत नाम राठौड़ों का बताओ क्या है? राष्ट्रकूट। ध्यान रखिएगा। उसके बाद पति ही पति। कौन सा पति? उत्पत्ति। राज रत्नाकर व भाटों के अनुसार राठौड़ वंश की उत्पत्ति हिरण्याकश्यप। बोलो कौन सा कश्यप? हिरण्याकश्यप के वंशजों से बताई गई। हिरण्याकश्यप के वंशजों से बताई गई। नेक्स्ट सुनो, हिरण्याकश्यप के वंशजों से बताई गई। उसके बाद लिखोगे स्टूडेंट नेक्स्ट अगले पॉइंट में, मुहणोत नैणसी ने राठौड़ वंश की उत्पत्ति कन्नौज के कौन? कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के भतीजे जयचंद गहड़वाल के भतीजे किससे? राव सिंहा से बताई। कोष्टक में लिख देना समर्थन कौन सा दास?
दयाल दास व कर्नल टॉड। उसके बाद लिखोगे डॉक्टर हार्नली। कौन सा नली? डॉक्टर हार्नली व गौरी शंकर ओझा ने राठौड़ों की उत्पत्ति, राठौड़ वंश की उत्पत्ति बदायूं की कौन सी शाखा से? राष्ट्रकूट शाखा से बताइए। लिख लो जल्दी से। कोई भी डॉक्टर की भाषा नहीं लिखे, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ ले। ऐसे नहीं कि रनिंग डॉक्टर में लिख दे कि क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा तो लिख ही देते हैं। हाँ, मैं आपके हाव भाव देखकर समझ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल कोई भी डॉक्टर की भाषा नहीं लिखे। ऐसे नहीं कि फिर 2 महीने बाद जब वापस पढ़ो खुद को ही सोचना पड़े कि काई लिखियो बाड़ियो, पछे बिन फोन लगा पूछे कि यार बतावे नीना आगे काई लिखियो कि मैं भी थन देख नहीं लिखियो, तू गलेटा खांसिया जो मैं ही खांसिया। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखे। एक वो चुटकुला याद आ रहा है, आप लिखते रहो, मैं आपको चुटकुला सुनाता हूँ। स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि घर से बाहर तो आदमी तो बेचारा बाहर ही रहता है। घर पे कौन रहती है? मैडम रहती है। सही एक नहीं है? तो हुआ क्या, बच्चे को स्कूल ले जाना, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड चेक करना, ये सब पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? मम्मी की होती है। तो हुआ क्या, शाम को पतिदेव घर पे आता है और पतिदेव को रजिस्टर बताती है अपने छोटी सी गुड़िया का, बच्चे का, कि ये देखो तुम्हारी औलाद ये है। क्या लिखती है कुछ समझ में ही नहीं आता, खुद को भी समझ में नहीं आता। तो बाप कहता कोई बात नहीं, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। क्या बनेगी? डॉक्टर। इसका मतलब समझो, डॉक्टर जो लैंग्वेज लिखता वो सिर्फ मेडिकल वाले के अलावा किसी को समझ में नहीं आता। आपने कभी पढ़ा? आप इतने पढ़ाई वाले हो, डॉक्टर की पर्ची कभी पढ़ी आपने? बस वो गलीटे खांचता है, सीधा हम ले जाकर दे देते हैं अनपढ़ की तरह। किसको? मेडिकल वाले को। और मेडिकल वाला गजब है, देखते ही कहता है लाओ ये दवाइयाँ दो। समझ में आया ना? तो ये बात है। तो आप ऐसी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप 3rd ग्रेड की पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपने यही कला अपनाकर अगर 3rd ग्रेड की उपाधि भी हासिल कर ली तो बाद में बच्चे रोएंगे। समझ में आया ना? तो ध्यान रखें इस बात को। लिख लिया सभी ने? हाँ भेजो, पढ़ो। है? हाँ, कौन किसने भेजी? कौन सा फड़ोदी? पालीवाल? खड़प? खड़प? तो पर्ची देने की क्या जरूरत, सीधा ही पूछ लेता, सीधा ही पूछ लेता। 12 पाल घटना जो हुई मेवाड़ के राणा सज्जन सिंह के समय हुई। और कुछ जानना चाहते हो? सज्जन सिंह ने
12 पाल के भीलों का दमन करने हेतु भेजा था किसको? श्यामल दास को। और श्यामल दास के साथ एक और व्यक्ति अंग्रेज को भेजा था। कौन बोला? अरे कौन बोला? उधर से किसी की आवाज आई थी। कौन बोला रे? अब नहीं बोलेंगे सर जी, जो भी बोला बोल गया। तो याद रखना, श्यामल दास को भेजा। श्यामल दास ने फिर क्या किया? भीलों और सज्जन सिंह के मध्य क्या करवा दिया? समझौता करवा दिया और 12 पाल का भील विद्रोह क्या हो गया? समाप्त। ओके। और श्यामल दास के साथ जो गया था वो गया था लोनारगन। कौन सी गन? तो श्यामल दास ने उस लोनारगन नामक अंग्रेज को कहा तेरी गन अंदर ही रखना, आगे भील है, पाप काट देंगे तेरा। तो कहा तुम क्या करेगा? तो कहा जो करेगा मैं ही करेगा, तू कुछ भी नहीं करेगा। और साथ में एक ओमान सिंह को भी भेजा सैन्य दल देकर। तो राजा सज्जन सिंह का सेनानायक जो था वो ओमान सिंह था। अंग्रेजों का जो कैप्टन गया उसका नाम लोनारगन था। और साथ में गया कौन सा दास? श्यामल दास। श्यामल दास 12 पाल पहुंचा। 12 पाल के अंदर एक मंदिर था भीलों का, उसको नियंत्रण में ले लिया किसने? सज्जन सिंह ने। तो उस मंदिर का जो पुजारी था खेमराज भंडारी। कौन सा राज? खेमराज भंडारी से श्यामल दास ने समझौता किया और 12 पाल का भील विद्रोह समाप्त हो गया। धन्यवाद। आगे बढ़ो। लिखो संस्थापक। ये सभी ने लिख लिया ना? हेडिंग डालो संस्थापक। राज रत्नाकर के बाद क्या लिखा? भाटो। भाटो। भाट होते ना, भाट, वो वाला भाटो नहीं। भाट होते ना, भाट, जिसको राव बोलते हैं, जो क्या बाजता है? बोलो। हाँ, कई बार हम देखते हैं ना कि भाई कोई फैमिली में डेथ हो जाती तो 12वें दिन एक आदमी आता, बेटा अपने पाती पौनड़े लेकर, एक राते कपड़े में बंधे हुए होते हैं, कपड़ा भी लाल होता है। फिर वो आता है तो उसकी बड़ी आव अदर करते हैं। फिर वो लोगों के हाँ बिल्कुल माचो ढाले, नया बिस्तर लगा हुआ है, बेटू पुराना बिस्तर पर नहीं बैठे, हाँ नया बिस्तर लगा हुआ है। पछे वो आपकी बई शुरू करे बात, पूरी बई बात पच बई खत्म होवे जन वो बैठे। और बी के घर का सब रिश्तेदारा ने, काका बाबा ने कहे कि देखो माके कने थाकी वंशावली थाके परदादा तक लिखोड़ी है, थाके परदादा को नाम ओहो, ई के बाद में जो जो जीता जीता रिया बे सब आप जिंगा लेर आ जाओ और मारकने बई में लिखाई दो। तो बिल्कुल पछे वो एक पेन लेवे और के खेम्बा को बेटो कुण हो तो अपा के पापा जी कैसा, माँ के भैसा हा। तो कहा ठीक है। खेम जी के कितना पुत्र हुआ? तो अपा के पापा कहे 4 होया सा, के चारा का नाम लिखाओ। नाम लिखा दिया। अपन पापा ने कहे वो राव खेम्बाक ने 100 बीघा जमी ही थे, चारू पुत्र मिलर की जमी खरीदी। तो अपा का पापा कैसा, माँ की मारे लारे माँ की औलाद नाजोगी पैदा रहेगी। हाँ 25-25 बीघा माँ के चारू भैया क्या आई, अब बस 25-50 को प्लॉट बचियो है। सही है नहीं? बिल्कुल वो पूरा डाटा लिखता है। फिर हमारे पिताजी का लिखने के बाद हमारे पापा को कहते हैं कि बताओ थाके जिंगा किता? तो कैसा 4। फिर पूछते हैं कि तुम्हारे 4 जिंगों के कितने जिंगे? तो कहते हैं 3 के तो एक है और एक के वर्क इज अंडर प्रोसेस है ना? तो बिल्कुल उसे ही तो क्या कहा जाता है, वंशावली। समझ में आया कि नहीं आया? और ये भी पूछा जाता है कि चारों भाई इसी गांव में रहते हो या फिर कोई और कहीं जाकर बसा किया। समझ में आया कि नहीं आया? आज हमें कैसे पता चल रहा है कि राऊ सिया पहले कनौज के थे, फिर मारवाड़ आए, इधर फिर पाली पर अधिकार किया और राठौड़ वंश की नींव रखी? ये भाटों में ही तो लिखा हुआ है, राव की बई में ही लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो भाट होता है।
सर कर्नल टोड के बाद क्या लिखा? कर्नल टोड के बाद कुछ नहीं लिखा, इधर डॉक्टर हार्नली व गौरी शंकर ओझा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब लिखो जल्दी से संस्थापक। संस्थापक में लिखो राव सिंहा ने राठौड़ वंश की नींव रखी। राव सिंहा ने राठौड़ वंश की नींव रखी। राव सिंहा ने राठौड़ वंश की नींव रखी, इसलिए इन्हें संस्थापक मूल पुरुष कहा गया। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना, अरे लिख लिया ना। ये हो गए कौन? बोलो। राव सिंहा संस्थापक। आगे लिखो प्रारंभिक राजधानी। प्रारंभिक राजधानी। सर हिंदी बोला करो। ये देखो, ये भाई युगांडा का है, इसी वजह से हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल रही है, क्योंकि हम अपनी पहचान तक को खो चुके हैं। देख लो, ये हमारे क्षेत्र की ही विडंबना है राजस्थान की, कि जब अपा राजस्थानी बोलने को प्रयास करा तो राजस्थानी लोग ही राजस्थान में रहने वाला कहे कि भाई तू कहीं बोले की समझ में कौन आवे। इसी वजह से आज राजस्थान पिछड़ा हुआ है एजुकेशन में, क्योंकि रीजन सुनो, हम बोलते कुछ और है, पढ़ते कुछ और ही भाषा में है, और डालते किसी और ही मीडियम की स्कूल में। कम्युनिकेशन देखो 3 प्रकार का, और एक ही बात है, सबसे बड़ी बात, कि स्थानीय भाषा में अर्जित किया हुआ ज्ञान सबसे टॉप लेवल का होता है। इसी वजह से अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान पिछड़ा हुआ है। रीजन सुनो, गुजरात में जाओ, गुजराती बोलते भी गुजराती, लिखते भी गुजराती, वहाँ की राजकीय भाषा भी गुजराती। समझ में आया कि नहीं आया? आप साउथ में जाओ, कर्नाटक में जाओ, कन्नड़ बोलते भी कन्नड़, लिखते भी कन्नड़। वहाँ का एजुकेशन लेवल देखो, 2 ही भाषाओं में, कन्नड़ और इंग्लिश, और हिंदी भी वो टूटी फूटी बोल लेते हैं। समझ में आया ना? तमिलनाडु में जाओ, तमिल, तेलुगु, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे राजस्थान में, और महाराष्ट्र में जाओ, मराठी। राजस्थान में आओ, बोलते राजस्थानी दे धमाधम, और की कर है राजकीय भाषा हिंदी, और बच्चों को डालते इंग्लिश। वही बच्चा फिर यहाँ पर आकर हमारी छाती पर मूंग दड़ता है, सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बोल के किस में कह रहा है, हिंदी में, और बाहर जाकर छोरे को कहता और की कर है, और पढ़ा किस में, इंग्लिश में। बताओ लेवल एजुकेशन का गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखो जल्दी से। प्रारंभिक राजधानी लिखो लीहिली पाली। कौन सा? ली, पाली। और पाली के बाद राजधानी जाएगी खेड़। कहाँ जाएगी? बाड़मेर नहीं, बाड़मेर में था, अब लोथरा ही लोथरा, बालोतरा। हालात बदल दिया अशोक जी ने। लिखो पहले पाली, लिख दिया, उसके बाद लिखो खेड़। खेड़ ही लिखना, कोई खेजड़ा मत लिख देना। हाँ, गुस्सा निकाल दो बेचारी राजधानी पर। खेड़, हाँ खेड़, कोई भेड़ भी मत लिख देना। खेड़ लिख लिया। आगे लिखो लोथरा ही लोथरा, बालोतरा। लिख लिया? लिख लिया ना? आगे हेडिंग डालो जानकारी देने वाले ग्रंथ। जानकारी देने वाले ग्रंथ। लिख लिया? बिल्कुल आगे लिखो स्टूडेंट, मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी, और मुहणोत नैणसी का ग्रंथ लिखो। कितने है? 2।
नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात, और दूसरा ग्रंथ लिखो मारवाड़ परगनारी विगत। नैणसीरी ख्यात, मारवाड़ परगनारी विगत। लिख लिया? ओके। मारवाड़ परगनारी विगत। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। आगे एक ग्रंथ और लिखो, विद्वान का नाम लिखो बांकीदास। कौन सा दास? बांकीदास। बांकीदास लिख दिया? बांकीदास के आगे ग्रंथ का नाम लिखो जोधपुर राज्य की ख्यात। जोधपुर राज्य की ख्यात। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? आगे हेडिंग डाल दो राठौड़ वंश की शाखाएं। राठौड़ वंश की शाखाएं। राठौड़ वंश की शाखाओं में लिखो नंबर फर्स्ट मारवाड़। मारवाड़ के राठौड़ पूरा लिखो, मारवाड़ के राठौड़। मारवाड़ के राठौड़ लिख लिया? आगे लिखो राव सिंहा संस्थापक। लिख लिया? आगे लिखो बीकानेर के राठौड़। कौन थे रे? हाँ, राव बीका। और फिर लिखो किशनगढ़ के राठौड़। किशनगढ़ के राठौड़। किशनगढ़ के राठौड़, और किशनगढ़ के राठौड़ों में लिख दो किशन सिंह। कौन से सिंह? किशन सिंह। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट राठौड़ वंश की कुल देवी। कौन थी रे? नागणेची माता। लिख लो? आगे लिखो स्टूडेंट आराध्य देवी, इष्ट देवी। कौन थी? मुंडा ही मुंडा। कौन सा मुंडा? चामुंडा माता, जो याद रखिएगा गुज्जर प्रतिहारों की कुल देवी थी। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ये हो गई स्टूडेंट आपके सामान्य जानकारी कौन से वंश की? राठौड़ वंश की। हेडिंग डालो राव सिंहा, फिर आपको समझा देते हैं। लिख लिया? लिख लिया? अरे लिख लिया ना? राव सिंहा बोर्ड पर देखो जल्दी से। करनी माता, करनी माता यहाँ नहीं आएगी। करनी माता आएगी आपके कहाँ? बीकानेर के राठौड़ों में। वो भी कौन सी देवी में? आराध्य देवी में। वरना कुल की तो पूरी देवी कितनी होती है? एक ही, नागणेची माता। नागणेची माता, ठीक है, ओके। अब सुनो और समझो अच्छे से राव सिंहा को। सर, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा गया? कौन बताएगा?
एक बात कान खोल के सुन लेना, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक अलग है, प्रणेता अलग है। कौन बताएगा क्या है ये, प्रणेता या जनक? बिल्कुल सही है। अगर आपको जनक पूछे तो विजय सिंह पथिक और प्रणेता पूछे तो साधु सीताराम दास, याद रखिएगा। अब चलो बोर्ड पर देखो। स्टूडेंट, विद्वान राव सिंहा को कौन से नोज का बताता है? राव सिंहा कनौज के। और विद्वान कहते कि राव सिंहा जब कनौज में शासन कर रहे थे तो दुश्मनों का आक्रमण हुआ किस पर? कनौज पर। और कनौज हाथों से निकल गया किसके? राव सिंहा के। तो राव सिंहा अपने 200 सैनिकों को लेकर हमारे कौन से थान में आ गए? बोलो। राजस्थान। और राजस्थान के कोई क्षेत्र में जाकर रुके जहां का सरदार था, राजा था, जिसका नाम था सोलंकी सरदार जय सिंह। बताओ क्या नाम था? अरे बोलो। सोलंकी सरदार जय सिंह था। अभी सोलंकी सरदार जय सिंह के क्षेत्र में जाकर राव सिंहा और 200 सैनिक रुके। तो बिल्कुल सोलंकी सरदार जय सिंह के सैनिकों को जब ये बात पता चली तो जाकर सोलंकी सरदार को बात बताई कि हमारे क्षेत्र में कोई राजा है जिसके सैनिक बड़े घायल है और परेशान है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो जय सिंह सोलंकी गए, राव सिंहा और उनके सैनिकों को लेकर आए, इलाज करवाया और अपने पास क्या दी? शरण दी। अब शरण दी तो स्टूडेंट अब सुनना और समझना, ये जय सिंह सोलंकी जो थे थोड़े उम्र दराज थे। क्या थे? उम्र ज्यादा थी इनकी। इसी बात का फायदा उठाता था, इसका फायदा उठाता था एक डकैत था जिसका नाम था लाखा फुलानी। बताओ क्या नाम था? अरे बोलो रे। कौन सा फुलानी? लाखा फुलानी इसका भरपूर फायदा उठाता। और लाखा फुलानी क्या करता? आता किसके साम्राज्य में? जय सिंह सोलंकी के साम्राज्य में। और आकर यहाँ की जनता को क्या करता? लूटता। जनता बड़ी परेशान हो गई, बार बार शिकायतें लेकर जाती थी किसके पास? जय सिंह के पास। पर जय सिंह की उम्र अधिक होने के कारण वो लाखा फुलानी का पूर्णतः दमन नहीं कर पाए। बड़े चिंतित बैठे थे दरबार में। एक दिन बताओ कौन? सोलंकी सरदार जय सिंह। तब इनके पास आए कौन? तो राव सिंहा ने कहा, सोलंकी सरदार बड़े परेशान हो, बताओ समस्या क्या है? तो बिल्कुल जय सिंह ने कहा कि आप हमारे मेहमान हो। क्या हो? और मेहमानों को घर की समस्या बताई नहीं जाती। ये पहले की बात है जब मेहमानों को घर की समस्याएं नहीं बताई जाती थी। आज तो घर पर मेहमान आते हैं और मेहमानों में औरतें आती है, तो औरतें जब किचन में जाती है तो किचन में सपोज करो बीननी खाना बना रही है, तो वो मेहमान के रूप में जो औरतें आ रखी है वो बीननी को कहती है कि थाकी सासू माँ बड़ी बढ़िया फूट रही है भाई, सबने थारी सासू माँ जेड़ी सासू माँ मिले। तभी को वो बीननी पहले देखती है कि आसपास सासू माँ है तो नहीं, फिर कहती है थाने कहीं ठा है, मारो जीव जाने मैं कैस की आ रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया कि मैं बताऊँ थाने कैडी है माँ की सासू? और सपोज करो वही मेहमान बीननी के पास नहीं बैठ के सासू माँ के पास बैठते हैं, तो मेहमान कहते हैं कि बीननी मिले तो थाके जैन की कहीं मिली है थाने बीननी। तब एक सासू माँ भी यूँ देख कर कहती है कि इतना इतना हाथ जोड़ो बीननी ने, भगवान की नहीं देवे। सही एक नहीं है? घर की पूरी किताब खोल देते हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं है। पर पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। तो बिल्कुल सीधा जय सिंह ने कहा आप हमारे मेहमान हो, हम आपको हमारी घर की समस्याओं के बारे में नहीं बता सकते। तो बिल्कुल राव सिंहा ने कहा अगर ऐसी ही बात है तो आप हमें अनुमति दीजिए, हम आपका सत्र छोड़कर जा रहे हैं। आपने हमारा विकट समय में साथ दिया तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम भी आपका साथ दें, आप समस्या बताओ। तो बिल्कुल स्टूडेंट
बात बताई जय सिंह सोलंकी ने। का बात यह है, मेरे बुढ़ापे का फायदा उठाता है डकैत लाखा फुलानी, आता है और मेरे साम्राज्य की भोली भाली जनता को लूट कर चला जाता है। तो राव सिंह ने कहा बस चिंता मत करो। सिंहा ने कहा कि अब आएगा एक बार लाखा फुलानी, उसके बाद कभी भी नहीं आएगा। लड़ने के लिए गए कौन? राव सिंहा, और लाखा फुलानी को पकड़कर धमाधम फोड़ा। उसके बाद लाखा फुलानी आया ही नहीं। और जब विजय होकर आए कौन? अरे बोलो, राव सिंहा आए तो भव्य स्वागत किया। सोलंकी सरदार जय सिंह की जनता बड़ी खुश थी, जय सिंह बड़े खुश हुए, भव्य स्वागत हुआ। और जय सिंह ने खुश होकर अपनी पुत्री पार्वती सोलंकी का विवाह किया। किसके साथ? राव सिंह के साथ। राव सिंह ने पूछा ही, राव सिंह को पूछा ही नहीं कि विवाह करना नहीं करना, राव सिंह तो खुद विवाह करेंगे, क्योंकि उनके हाथों से निकल चुका था नौज ही नौज, और एक स्थायी रूप से निवास है तो कुछ तो रिवाज चाहिए ही था। तो पार्वती सोलंकी का विवाह करवा दिया। बोलो किसके साथ? राव सिंह के साथ। तो बिल्कुल राव सिंह पार्वती सोलंकी के पास गए तो पार्वती सोलंकी ने कहा स्टॉप, वो क्या बोलते हैं ना, कोरोना में कहते हैं ना 5 गज दूरी, मास्क है जरूरी। राव सिंह ने कहा ये कौन सी बात हुई, हमने आपसे विवाह किया है। तो कहा भले ही विवाह क्या हो, आपने पाप किया है। लाखा फुलानी से लड़े थे तब आपने काफी को मौत के घाट उतारा। तो कहा हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को अगर जीवित रहना होगा तो किसी न किसी को तो मारना पड़ेगा, हम नहीं मारते तो वो हमें मार देता। तो कहा कोई बात नहीं, अगर हमारे पास आना है तो जाओ पाप धोकर आओ। तो कहा क्या करना पड़ेगा? तो कहा द्वारिका यात्रा पर जाओ। कुछ विद्वान कहते हैं नो 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 नो, द्वारिका यात्रा नहीं, पुष्कर यात्रा पर भेजा। कौन सी यात्रा? कोई भी यात्रा पर भेजो, कोई मायने नहीं रखता। अब राव सिंह ने कहा 101% हम जाएंगे पाप धोने के लिए, पर हमारी एक टर्म्स और कंडीशन। का क्या? कि हम 10 गज दूरी नहीं 50 गज दूरी मेंटेन करेंगे, पर आप हमारे साथ चलोगी। सबसे आगे वाली पालकी हमारी होगी, सबसे लास्ट वाली पालकी आपकी होगी, क्योंकि आप साथ में रहोगे तो सफर आराम से कटेगा। तो बिल्कुल राव सिंह अपनी रानी पार्वती सोलंकी को लेकर कुछ विद्वानों के अनुसार द्वारिका यात्रा और कुछ विद्वानों के अनुसार पुष्कर यात्रा पर निकले। जब जा रहे थे तो पाली नगर से गुजरे। कौन सा ली? और अपने कॉपी में देखो राजधानी किसको बनाई? पाली नगर से गुजरे तो पाली के अंदर रहते थे ब्राह्मण। कौन रहते थे? ब्राह्मण रहते थे, और भी जनता रहती थी, पर ज्यादातर जो थे वो ब्राह्मण रहते थे। और वो ब्राह्मण जो थे बड़े धनाढ्य थे। धनाढ्य का मतलब समझते हो? हाँ, और उस समय पाली जो था एक बड़ा विकसित नगर था व्यापारिक रूप से। और पाली के अंदर जो आम जनता रहती थी बड़ी धनाढ्य थी। इसका फायदा उठाते थे मुस्लिम लुटेरे। कौन? मुस्लिम लुटेरे आते, पाली पर आक्रमण करते और इनको लूट कर चले जाते। पाली की आम जनता बड़ी दुखी थी। कौन से? लुटेरों से। अब इन्हीं पाली के जो ब्राह्मण थे इनके खूब सारे मुखिया भी थे। एक मुखिया को पता चला कि हमारे क्षेत्र से गुजर रहे हैं कौन? जिन्होंने दमन किया सोलंकी सरदार के साम्राज्य में लाखा फुलानी का और जनता की रक्षा की। तो क्यों नहीं हम भी जाए और किसकी समस्या के बारे में बताए? मुस्लिम लुटेरों की समस्या के बारे में। तो वो मुखिया गया और उस मुखिया ने सभी पाली के और जो प्रमुख मुखिया थे उनको इकट्ठा किया, बात बताई कि राव सिंह जा रहे हैं, इनको मुस्लिम लुटेरों की समस्या के बारे में बताते। तो कहा बात सही है। सब आए मुखिया मिलकर। वो मुखिया बड़ा मास्टरमाइंड था एक। उसने क्या किया, जाते समय हाथ में कुछ लेकर गया। आए सभी मिलकर राव सिंह का जो
काफिला जा रहा था, पालकियों को रोका और राउसिया को जाकर विनती की कि हे राउसिया, जिस प्रकार आपने सोलंकी सरदार के साम्राज्य को लाखा फुलानी से बचाया है, उसी प्रकार हमारी भी क्या करो, रक्षा करो मुस्लिम लुटेरों से। राउसिया ने कहा, ए भाई ए, उधर एक युद्ध लड़ा तो ये 50 गज की दूरी है, मैंने पाप करना छोड़ दिया। अगर तुम्हारी समस्या का समाधान किया तो 100 गज दूरी, मैं सन्यासी बनना नहीं चाहता, मैं पाप धोने जा रहा हूं, बाय बाय। तो मुखिया वो मुखिया जो था ना साथ में आया, वो बेटा बड़ा मास्टरमाइंड था। वो जब आया था तो अपने साथ 1 लाख सोने की मोहरें लेकर आया। कितनी? जब राउसिया ने मना किया तो वो मुखिया ने सिंहा के सामने 1 लाख सोने की मोहरें रखी और मुखिया ने कहा, अब बताओ लड़ोगे नहीं लड़ोगे? तो राउसिया ने कहा, नहीं लड़ूंगा, ले जाओ, मुझे मेरी रानी प्यारी है। वो मुखिया ने कहा, यार गजब इंसान है, 1 लाख सोने की मुद्राएं दे रहे, मना कर दिया। तो उस मुखिया ने कहा, लग रहा है गृह विभाग भी साथ में आया है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय का मतलब समझते हो? पार्वती सोलंकी का गृह विभाग भी साथ में, इमोशनल अत्याचार करो। और आपको पता है औरतें इमोशनल और भावुक जल्दी हो जाती है, पर ध्यान रखना छोड़ो, ये आंसू जो होते हैं ना, ये मगरमच्छ के आंसू होते हैं, ये कान खोल के सुन लेना। हाँ, आंसू देखकर गलती को माफ मत कर देना, ये इनकी लक्ष्मण रेखा है। जब कोई भी चारा नहीं बचता है तब आंसू लेकर आ जाते हैं आंखों में, और कोई भी गुनाह किया हुआ माफ। ध्यान रखना, कभी भी आंसू देख लो तो ये मत समझना कि निर्दोष है, नो, वो मगरमच्छ के आंसू है। उन मगरमच्छ के आंसुओं पर भरोसा मत करना, वरना हालत बड़ी खतरनाक होगी। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, गृह विभाग था, सभी मुखिया गए किसके पास? पार्वती सोलंकी के पास, और पार्वती सोलंकी को जाकर समस्या बताई, विनती की, इमोशनल अत्याचार किया। पार्वती सोलंकी ने आदेश दिया कि बुलाओ राव को। राव आए, राव ने को पूछा, पार्वती सोलंकी ने कहा, ये इन्होंने कुछ समस्याएं बताई। कहा, भले ही बताओ, हमने पाप करना छोड़ दिया रानी सा। क्या कहा? पाप करना छोड़ दिया। रानी ने कहा, नो, हम कह रहे हैं इनकी समस्याओं का समाधान करो। तो कहा, फिर और पाप होगा? तो कहा, कोई बात नहीं, जितना पाप करना यहाँ पे कर दो, पूरा पाप एक साथ धोकर वापस आ जाएंगे। अब आपको पता है स्टूडेंट, गृह विभाग से कोई भी प्रस्ताव पारित हो जाए ना, उसमें संशोधन तक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाँ, और अगर कोई संशोधन करने का प्रयास करे तो समझ लो उसका वर्चस्व खत्म। बिल्कुल स्टूडेंट, एक्सपीरियंस बोलता है। कई बार बोल देते हैं आज डोमिनोज का पिज्जा आना चाहिए, तो अब हम तो यहाँ क्लासों में धुआंधार और खतरनाक, बाहर जाते गाड़ी के गेयर लगाया और घर चले गए। याद आता है नो डाउट, कब? जब दरवाजा खटखटाता है कि यार क्या मंगाया था? पिज्जा। उस दिन हिम्मत नहीं होती कि हम कुछ बोल भी जाए। और उनके चेहरे के भाव कब बदल जाते? जब दरवाजा खुलता है, हाथ खाली होता है। स्टूडेंट्स, विश्वास नहीं मानोगे, किचन में से रोटी यूं आती है, उसको थाली से यूं रोकना पड़ता है। हाँ, मतलब वो रोटी आती है ना, कहता है कि रोटी लाओ, तो लाकर नहीं देते, किचन में से ही यूं, फिर उसको थाली से ऐसे रोकता है। ऐसे बोल भी नहीं सकते कि ये चुपड़ी हुई है या नहीं, ये जैसी है गिटनी पड़ती है। इस बात को ध्यान रखना छोड़ो। तभी तो कह रहा हूँ, गृह विभाग से आदेश जारी हो गया,
कोई संशोधन नहीं। और संशोधन अगर बोल दिया कि इसके घी नहीं लगा हुआ है, फिर तो देखो रोटी बनेगी ही का खुद बना लो। समझ में आया ना? सुन लेना नयन, मैं तुझे ये आप बीती बता रहा हूं। हाँ, शादी होने से पहले छोरे जो होते हैं ना, व्यक्ति जो होता है वो शेर होता है। क्या होता है? उस शेर पर शेरनी काबू कर लेती है। पर देखो प्रकृति की विडंबना देखो, वो शेरनी डरती किससे? घर में छिपकली से। किससे? हाँ, ये कटु सत्य है, फैक्ट है कि नहीं है? तो सुनो और समझो। स्टूडेंट बिल्कुल इमोशनल अत्याचार किया तो राव सिया ने कहा अब रानी शाह ने आदेश जारी कर दिया है तो लड़ना। तो अब राव सिंह के जस्ट पास में वो मुखिया खड़ा था जिसके हाथ में मोरे थी। का लड़ेंगे, ठीक है, वो मोरे भी ले ली। अब राव सिंह गए, मुस्लिम लुटेरों से लड़े, उन्हें पराजित किया। अब पराजित किया तो जिस युद्ध में पराजित किया वो युद्ध हुआ था धोला चौतरा गांव में। कौन से गांव में? बोलो। अब बताओ कितनी मुद्राएं ली थी? इसीलिए इस युद्ध को लाख जंवर का युद्ध भी कहा गया। कौन से जंवर का? अरे बोलो। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? आज तो सर महामान ही समस्या। हाँ, आज बड़ी समस्या, क्या करें, प्रताड़ित है। और प्रताड़ित हम ही थोड़ी है, राजा महाराजाओं से ये तो परंपरा चलती आ रही है। तुम्हें इस चेहरे को देखकर लगता है क्या हम प्रताड़ित है? ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्चस्व होना चाहिए, आदमी के व्यक्तित्व पर निर्भर करता। सही है कि नहीं है? बताओ, चेहरा देखकर लगता है क्या कि हम प्रताड़ित है? बोलो। गलत सोच रहे हो, ध्यान रखना। पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा सही है, ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूं नयन, सावधान रहे, सतर्क रहे और आने वाली समस्याओं को उठाने के लिए हिम्मत बनाए रखे। फैक्ट है ये अभी घूम रहा है ना, जैसे तेरी तो ऑनलाइन में भी वाहवाही हो रही है कि नयन भैया से मिलना है तो कॉम्प्लेक्स के बाहर चले जाओ, वही मिलेंगे, क्लासों में नहीं मिलेंगे, है ना? ये वहां क्लासों में, दूसरी क्लासों में रेगुलर बैठता कि नहीं बैठता? बहुत कम बैठता रही है, पर रेगुलर तो नहीं बैठता ना। पर यहां देखो, इसने एक भी क्लास मिस नहीं की। क्यों? रीजन बता देता हूं, ये फैमिली में से है। इसको पता है कि एक भी मिस की तो पापा के पास फोन जाएगा, टूपा दे दूंगा, ध्यान रखना। वरना ये तो मुझे भी नहीं छोड़े, मेरे को भी बोल दे बाहर आ जाओ, है ना? तो पढ़ाई करो बस। तो सुनो और समझो। स्टूडेंट, लाख जंवर का युद्ध, धोला चौतरा का युद्ध जिसमें राव सिया ने पराजित किया, जल्दी से बताओ किनको? मुस्लिम लुटेरों को। किनको? अब ये बात पता चली कहां की जनता को? अरे बताओ। तो पाली की जनता बड़ी जश्न मना रही थी, खुशियां मना रही थी, डीजे पर नाच रही थी। पर वो मुखिया जो था वो बैठा बैठा टेंशन में। तो सभी वो दूसरे मुखिया जो नाच रहे थे वो उसको पकड़ कर लेकर आए और कहा तू भी नाच। कहा नाचो मत, रोवो। तो कहा कैसी बात कर रहे हो, राव सिंह जीत कर आ रहे? कहा जीत कर आ रहे, ये खुशियां अभी तक ही है। सिंह जी ज्यों ही गए वो लुटेरे वापस आएंगे और अब की बार लूटेंगे ही नहीं, मौत के घाट भी उतारे। तो जब ये बात कही तो जो भी मुखिया नाच रहे थे वो वापस बैठ गए भोगने पकड़ पकड़ कर। तो कहा अब क्या करें? तो कहा अब तो एक ही काम है, सिंह जी को परमानेंटली पाली में ही रोक लो। सब गए और हाथ जोड़ने लगे कि आप हमें छोड़कर मत जाओ। आप कहाँ रुक जाओ पाली में? तो सिंह जी ने कहा ए भाई, ए पाप धोकर आने दे बाप जी, सन्यासी बनाना चाहते हो? मैं बिल्कुल जाऊं, यात्रा से वापस आऊं, कहाँ रुकूंगा? पाली में। बिल्कुल स्टूडेंट, पाली के मुखियाओं के आग्रह पर राव सिंह कहाँ रुक गए और
पाली पर संपूर्ण अधिकार करने की क्या बनाने लगे? योजना। और पाली पर संपूर्ण अधिकार कब तक नहीं होगा? जब तक मुखिया जिंदा रहेंगे तब तक, क्योंकि पाली की समस्त शक्तियां उन मुखियों के पास थी। और इसी पाली पर संपूर्ण अधिकार करने हेतु जो दिन चुना, वो चुना होली का दिन। कौन सा दिन? होली के दिन राव सिंह ने पाली के सभी मुखियाओं को मौत के घाट उतारा और पाली पर क्या कर लिया? अधिकार और राठौड़ वंश की नींव रखी। समझ में आया कि नहीं आया? बाद में कहा जाता है कि मुस्लिम लुटेरों का वापस पाली पर आक्रमण हुआ, पाली की जनता को लूट कर गए, तब राव सिंह उन्हें छुड़ाने गए। तब कहा जाता है कि 1273 ईस्वी में राव सिंह मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी रानी पार्वती सोलंकी जो थी अपने पीहर गुजरात की तरफ चली गई सभी पुत्रों को लेकर। उसे सती होना था, पर वो सती इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसे पता था कि मैं सती हो गई तो फिर वापस पैतृक क्षेत्र पर अधिकार कैसे होगा। समझ में आया ना? कुछ विद्वानों ने तो कहा सती हो गई, कुछ ने कहा सती नहीं हुई। वो अपने पुत्रों को लेकर कौन सी रात की तरफ चली गई? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। राव सिंह, पहला ही पॉइंट लिखो। राव सिंह कनौज से, राव सिंह कनौज से 200 सैनिकों को लेकर, 200 सैनिकों को लेकर राजस्थान की तरफ आए। उसको पकड़ के लाना तो दुष्टी को, दूसरों के घरों में झांक रहे हैं और यहीं से झांकने की आदत पड़ती है, फिर वहां दूसरे के घरों में जाकर देखते क्या हो रहा है। आदत यहीं से उल्टी पड़ती है। क्या लिखा? राव सिंह कनौज से 200 सैनिक लेकर राजस्थान की तरफ आए। कौन से थान की तरफ? राजस्थान की तरफ आए। अरे पानी गिट लो, आऊं? लिखो, राजस्थान की तरफ आए। लिखो, सोलंकी सरदार, सोलंकी सरदार जय सिंह ने, सोलंकी सरदार जय सिंह ने सिंह को शरण दी। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? आगे लिखो जल्दी से। लिखो, राव सिंह ने, राव सिंह ने लाखा फुलानी, कौन सा फुलानी? लाखा फुलानी डकैत को पराजित कर, लाखा फुलानी डकैत को पराजित कर, पराजित कर जय सिंह के साम्राज्य को, जय सिंह के साम्राज्य को बचाया। बताओ, जय सिंह ने खुश होकर अपनी पुत्री कौन सी? लिखो, जय सिंह ने, जय सिंह ने अपनी पुत्री, जय सिंह ने अपनी पुत्री पार्वती सोलंकी, पार्वती सोलंकी का विवाह, वो पेन उठा रहे, ए भाई, ए भाई, वो पेन उठा, हाँ कोई बात नहीं, खाली हो तो क्या हुआ,
बेटा कह रहा खाली है। पार्वती सोलंकी का विवाह किसके साथ किया? राव सिंहा के साथ किया। राव सिंहा के साथ किया। राव सिंहा के साथ किया। एक बात तुम्हें कहनी पड़ेगी, तुम सभी मतलब एक सैल्यूट के लायक हो। पता नहीं कैसे चार चार पेन को मैनेज कर लेते हो, ऐसे पकड़ के बैठा है, स्टार और नोट लगाकर। राव सिंहा ब्लू पेन में, फिर वापस पार्वती सोलंकी रेड पेन में। बड़े गजब के लिखते हो। हमारे समय में तो एक पेन होता तो दोनों मिलकर काम करते। पास में जो मित्र बैठा रहता वो बिल्कुल एक्टिंग करता, सर देखते तब यूं हाथ से ही, ताकि सर को लगना चाहिए कि ये लिख रहा है, और फिर कहता कि भाई सर रुके हुए तब तक तेरा पेन दे मैं लिख लूँ। समझ में आया ना? और यहाँ पे वो देखो, उधर देखो, ये रजिस्टर हटा एक बार, वो देखो आधी दुकान पेन की खुली पड़ी है, मतलब 20-25 पेन पड़े हैं। चूज करते हैं कि कौन से कलर से लिखे। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। इससे ये पता चलता है कि आपको मांडने और मेहंदी लगाने का बड़ा शौक है। आगे बढ़ो, हमारे छोरों को देखो ना, वो भी काकड़ एक ही पेन, और कोई का तो खत्म हो जाता है ना, उसकी वो निकालेगा और निकालकर अगला वाला गुट्टा निकालकर फूंक देगा, और थोड़ी भी सही होगी उसको आगे भेजेगा, फिर वापस गुट्टा निकालेगा, कहेगा दा धमाधम चल रहा है ना। हाँ वही तो बात है, स्ट्रगल कर रहे हैं। और बाहर जब बैठते हैं तो स्ट्रगल इन्हें याद नहीं आता है। हाँ, हर एक पे मेरी नज़र है, ध्यान रखना। अगर किसी को भी झांप लिया ना, वही मुर्गा बना के फोड़ूंगा का ये संघर्ष बड़ा गजब का है। लिखो जल्दी से, पार्वती सोलंकी का क्या किया? लिखो, पार्वती सोलंकी व राव सिंहा, पार्वती सोलंकी व राव सिंहा, पार्वती सोलंकी व राव सिंहा। बताओ कौन सी यात्रा पर गए? द्वारिका यात्रा ऑब्लिक करके पुष्कर यात्रा। द्वारिका यात्रा, पुष्कर यात्रा पर गए। तब पाली नगर से गुजरे। कौन से नगर से? पाली नगर से गुजरे। अब बताओ, पाली के मुखियाओं ने मुस्लिम लुटेरों की समस्याओं के बारे में बताया, तो लिखो पाली के मुखियाओं ने राव सिंहा को, पाली के मुखियाओं ने राव सिंहा को मुस्लिम लुटेरों की समस्या के बारे में अवगत करवाया। पाली के मुखियाओं ने राव सिंहा को मुस्लिम लुटेरों की समस्या के बारे में अवगत करवाया। सर जी मेरी शादी है, आपको जीमने आना है जरूर करौली में। भाई तू न्यूता देने आ जोधपुर, सही है ना? हाँ नहीं, टिकट की जरूरत नहीं है। तथास्तु, आपका आने वाला अगला जीवन सुखमय बीते, ऐसी मैं कामना करता हूं। ध्यान रखिएगा। लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो आगे।
लाख जंवर का युद्ध। अब देखो स्टूडेंट, विद्वानों में मत है, काफी विद्वान तो कहते हैं धोला चौतरा और लाख जंवर युद्ध अलग अलग है, पर याद रखिएगा दोनों युद्ध एक ही है। कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि लाख जंवर के युद्ध में ही राव सिंह लड़ते हुए मारे गए, ऐसा नहीं है, ये विद्वानों का मत है। समझ में आया कि नहीं आया? कल अगर तुम कोई बुक में पढ़ लो और वहाँ लिखा हुआ है लाख जंवर के युद्ध में राव सिंह मारे गए, ये विद्वानों का अलग अलग मत है। समझ में आया ना? लिखो लिखो लाख जंवर का युद्ध, लिखो राव सिंह वर्सेस राव सिंह वर्सेस मुस्लिम लुटेरे। लिख लिया? परिणाम में लिख लो सिंह की विजय, सिंह की विजय। लिख लिया? आगे लिखो स्टार और नोट लगाकर लिखो राव सिंह पाली के मुखियाओं के आग्रह पर, राव सिंह पाली के मुखियाओं के आग्रह पर पाली के मुखियाओं के आग्रह पर कहाँ रहने लगे? बोलो, पाली में रहने लगे। आग्रह पर पाली में रहने लगे। तथा होली के दिन संपूर्ण पाली पर राव सिंह ने अधिकार किया, राव सिंह ने अधिकार किया तथा राठौड़ वंश की क्या रखी? नींव रखी। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट स्टार और नोट लगाकर 1273 ईस्वी बिट्ठू शिलालेख, बिट्ठू शिलालेख कोष्टक में लिखो पाली, 1273 ईस्वी बिट्ठू शिलालेख के अनुसार राव सिंह मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब सुनो स्टूडेंट, जब ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए तो इनकी रानी कौन? पार्वती सोलंकी। पार्वती सोलंकी क्या करती है? अपने जो भी पुत्र होते हैं उनको लेकर गुजरात की तरफ आ जाती है। कहाँ आ जाती है? और वहीं पर पार्वती सोलंकी के बच्चे धीरे धीरे क्या हुए? बड़े हुए। तो बड़े हुए तो वहाँ पर एक बार क्या हुआ, एक मतलब पार्वती सोलंकी और राव सिंह का बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था आस्थान। क्या नाम था? अरे बोलो, जिसको बाद में कहा गया आस्करण। क्या कहा गया? तो आस्थान आस्करण साथ में याद कर लो। आस्थान था, आस्करण था। अब वो वहाँ पर खेलते खेलते बड़ा हुआ तो एक दिन क्या हुआ, वो अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। क्या खेल रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। तो वो हर बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। छोरे बड़े परेशान हो गए, आउट नहीं हो रहा था आस्थान। तो छोरों ने कह दिया हम नहीं खेलेंगे भाई। का क्यों? का तू बड़े बड़े शॉट मारता, आउट ही नहीं हो रहा है। तो आस्थान ने कहा पक्की बात, अब मैं क्या करूँगा? प्लेड करूँगा, जोर से नहीं मारूंगा। अब जब तक आस्थान को याद रहा तब तक तो उसने क्या की? प्लेड। और ज्यों ही यॉर्कर बॉल आई बाउंड्री लाइन से
बोल जब बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी तो बाउंड्री लाइन के बाहर एक औरत बैठी थी। कौन बैठी थी और क्या कर रही थी बताओ? रोटी बना रही थी। क्या बना रही थी? अच्छा, बाउंड्री के पास रोटी बना रही थी। अरे वो थेपड़ियां थेप रही थी। क्या कर रही थी? हाँ, छोरे कह रहे रोटी बना रही थी। अच्छा, बाउंड्री के पास, मैदान के पास। सुनो, वो थेपड़ियां यानी कंडे सेक रही थी, कंडे बना रही थी, और कंडे बना रही थी तो पास में एक, हाँ बिल्कुल, गोबर पड़ा था। उस गोबर में ही आकर क्या पड़ी? बॉल, और गोबर उछला, औरत के कपड़ों के लग गया। और उसी दिन इत्तेफाक से उस औरत ने नई ड्रेस पहनी थी। छोरो, कान खोल के सुन लेना, घर में कुछ भी टूट जाए सहन हो जाएगा। सौंदर्य प्रसाधन केंद्र की कोई भी चीज को तुमने सती पहुंचा दी तो घर में खानवा का युद्ध तय है। मतलब समझे, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड आपने किसी भी चीज को छूने का भी प्रयास किया, उसको सती पहुंच गई। जैसे सपोज करो आपको बाहर जाना है कभी कभार इमरजेंसी में, और कहीं पार्टी में जाना है और थोड़ा फूट रहा दिखना है, तो हम पहले देखते हैं बाहर के कोई देख तो नहीं रहा है, और अंदर जाकर ड्रॉर में से क्रीम निकालते। क्रीम अब उधर देखकर निकालते, तब तक पास में पड़ी कोई शीशी, धमाड़ फूट गई। ध्यान रखना, घर में तांडव तय है। ऐसे ही उस स्त्री के कपड़े गंदे हो गए तो उस स्त्री ने कहा कोई बात नहीं, बॉल लेने आएगा अभी कोई, सबक सिखा देंगे। तो उस स्त्री ने वो बॉल पानी में धोकर पास में रख दी और वापस अपना काम करने लग गई, क्योंकि हाथों हाथ तो कोई आया नहीं। अब उधर जो सभी प्लेयर थे उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। आस्थान ने कहा क्यों नहीं जाओगे? बॉल लेकर आओ। कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, तूने छक्का मारा तू ही जा। अब बताओ, बॉल लेने के लिए कौन आए? आस्थान आए। आस्थान उस औरत के पास आए और बोला, बोल दो ना जरा जरा। क्या कहा? बोल दो ना जरा जरा। तो उस औरत ने वापस कहा ओ नहीं हो। मतलब सुनो, मतलब कहा बोल दीजिए हमें। तो जब आस्थान को उस औरत ने देखा तो आस्थान घोड़े पर बैठे थे। किस पर? घोड़े पर बैठे थे, और कहा बोल दे दीजिए हमें। तो उस औरत ने आस्थान को देखकर कहा एक काम करो कुंवर, आप घोड़े से नीचे उतरो और बोल ले लो, मेरा हाथ गंदे है। मैं अगर बोल दूंगी तो बोल क्या हो जाएगी? गंदी हो जाएगी। मैं काम कर रही हूँ, फुर्ती में हूँ, काम करके मुझे घर भी जाना है। आस्थान ने कहा नो, आप बोल दो। उस औरत ने खड़े होकर कहा बोल दे रही हूँ, ले लो उतर के, मुझसे दी नहीं जाती। वो औरत वापस बैठने लगी तो आस्थान ने उसको धक्का दे दिया। औरत आगे, हाँ उसी पड़ा था उसमें गिर गई। अब तो पूरे कपड़े एकदम नए हो गए। तब उस औरत ने कहा आस्थान को कि एक तो हमारे क्षेत्र में रहना और हम पर भी अत्याचार जुर्म करना, ये कुंवर तुम्हें शोभा नहीं देता। हमारे क्षेत्र में रहना है तो नियम कायदों से रहो, वरना चलते बनो। ये बात चुभ गई किसको? आस्थान को, क्योंकि आस्थान को इसके पहले वास्तविकता पता नहीं थी, क्योंकि पार्वती सोलंकी ने उन्हें बताया नहीं था। अब हम ये मानते कि पार्वती सोलंकी सपोज करो सती हो गई, इनको इधर पहुंचा दिया गुजरात में की तरफ, तो उस आस्थान ने उसी औरत को पूछा, अगर दूसरे विद्वानों के अनुसार माने तो उसी औरत को पूछा कि तुमने हमें ऐसा क्यों कहा, हम हैं तो कौन है और कहाँ रह रहे हैं? तब औरत ने या पार्वती सोलंकी ने कहा कि तुम्हारे पिता राव सिंहा, जिनका पैतृक क्षेत्र था पाली, वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो हम आपको इधर लेकर आ गए, या आपको इधर आपके माताजी लेकर आ गए और पीछे क्या हो गए? सती। तो बताओ दोनों विद्वानों का मत सही हुआ कि नहीं हुआ? तब आस्थान को वास्तविकता पता चली। तब आस्थान ने कहा कि हम अपने पिता के क्षेत्र पर पुनः क्या करेंगे? अधिकार। आस्थान बड़ा हुआ, सेना संगठित की, और बताओ वापस कौन सी रात की तरफ से आया? अटैक किया कौन से ली पर?
और पाली पर कोई कान्ना मेर नाम का मुसलमान था, उसका अधिकार हो गया। बताओ पराजित किया आस्थान ने किसको? अरे बोलो, कान्ना मेर को, और कान्ना मेर को पराजित करके वापस जीता ली ही ली पाली। पाली जीतते ही बताओ क्या? खेड़ में रहते थे गोहिल। बताओ कौन रहते थे? अरे बोलो, गोहिल। इनको चिंता हो गई कि बलपूर्वक आस्थान ने जीत लिया क्या, और अब वो अटैक करेगा किस पर? साम्राज्य विस्तार के तहत। और हम में इतनी ताकत नहीं कि हम सामना कर सके किसका? आस्थान का। तो क्या करे? तो क्या करे? तो कहा षड्यंत्र। कौन सा यंत्र? का षड्यंत्र रचो। का कैसा षड्यंत्र? कि समझौते का प्रस्ताव भेजो। किसको? आस्थान जब समझौता करने आएगा तब धोखे से उस पर वार कर देंगे और मौत के घाट उतार देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो गोहिलों ने कहा कि समझौते का प्रस्ताव लेकर कौन जाएंगे? तो गोहिलों के दरबार में सामंत बनकर उपस्थित होते थे डाबी। कौन होते थे? यानी सीधी सिंपल भाषा बताऊं तो गोहिलों के दरबार में अधिकतर सेनानायक जो थे, सेना जो थी वो किनकी थी? डाबियों की। तो गोहिलों ने कहा डाबियों को प्रस्ताव देकर भेजते हैं। तो बताओ 2-3 डाबी संधि का प्रस्ताव लेकर आए किसके पास? आस्थान के पास। और आस्थान को आकर का खेड़ के गोहिल आपसे क्या करना चाहते हैं? समझौता करना चाहते हैं। तो आस्थान ने कहा कि अगर गोहिल समझौता करना चाहते तो हम भी समझौते हेतु तैयार है, हम आ रहे हैं समझौता करने के लिए। डाबी वापस आ गए। गोहिलों को कहा कि समझौते के लिए आ रहा है कौन? आस्थान। तो गोहिलों ने कहा तैयार रहे, जो ही समझौते के लिए हमारे पास पहुंचे वार कर देना और मौत के घाट उतार देना। अब इधर से डाबी आए, डाबियों के साथ गोहिल भी थे, गोहिल खड़े थे। उधर से कौन आया? आस्थान। और आस्थान के आते ही जबरदस्त क्या हुआ? वार हुआ। और उस वार में मारे गए कौन? बोलो, अरे बोलो, गोहिल। कौन? गोहिल। कौन मारे गए? अब सब कह रहे यार ये क्या हो गया? यही तो बात है, मैं बोल रहा हूं ना, मेरे पास पैसे नहीं, मनी पावर नहीं, वरना मूवीज इतनी खतरनाक बनाऊं कि तुम हाथों हाथ को ये हो क्या रहा है? समझ में आया नहीं आया? सुनो अब असलियत। स्टूडेंट जब संधि का प्रस्ताव देकर भेजा डाबियों को किन के पास? आस्थान के पास। तब डाबियों ने कहा आस्थान, गोहिल आपसे क्या करना चाहते हैं? समझौता। आस्थान ने कहा हम समझौता करने को तैयार है। तब डाबियों ने ही कहा वाह आस्थान वाह, हमने आपको बुद्धिमता से युक्त शासक समझा था, पर आप तो बुद्धिहीन निकले। आस्थान ने कहा क्यों? कहा कि ये समझौते का प्रस्ताव नहीं, ये मौत का प्रस्ताव है, ये षड्यंत्र है समझौते के बहाने तुम्हें बुलाने का और मौत के घाट उतारने का। आस्थान ने कहा क्या बात है डाबियो, तुम्हें शुभ चिंतक कहूं या दुश्मन, आप हमारा भला क्यों सोच रहे हो? तब डाबियों ने कहा अपमान का बदला लेना चाहते हैं। किनसे? गोहिलों से। किनसे? तो का कैसा अपमान के एक बार भरे दरबार में हमें कलंकित और लज्जित किया था। किसने? गोहिलों ने। उसी समय से कोई अवसर का इंतजार कर रहे हैं, वो अवसर आ गया है। हम अपने अपमान का बदला और तुम्हें चाहिए खेड़। तो का क्या करना पड़ेगा? तो का बिल्कुल तुम समझौते हेतु आओ, तब सैन्य दल लेकर जरूर कम लेकर आना, पर ध्यान रखना वहां पर जब युद्ध हो तब एक भी डाबी मारा जाना नहीं चाहिए, वचन दो। तो आस्थान ने कहा ए भाई वहां सैनिक के भोगने पर लिखा हुआ होगा कि मैं डाबी हूं।
मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये डाबी है? तो का चिंता मत करो, आप जब समझौते हैं तो आओगे तब हम हानि करेंगे। क्या करेंगे? हानि का मतलब समझते हो? इशारा। जैसे मैं पढ़ाता हूं और दो मित्र बहुत दूर दूर बैठे हैं और संदेश भेजना मित्र के पास बहुत जरूरी है, पर क्लास मेरी है, भेजे तो कैसे भेजे? ज्यों ही मैं पेन लेकर उधर देखूंगा तो इधर आप अपने मित्र की तरफ देखोगे, मित्र आपकी तरफ देखेगा, तब मित्र के सामने इशारा करोगे, अगला वाला कहेगा गेट इट। बोलता वो संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे पहुंचा ना। तो बिल्कुल डाबियों ने भी कहा कि आप जब समझौता करने आओगे तब हम हानि करेंगे, समझ जाना। कहा ठीक है। अब बताओ, इधर से कुछ एक सैनिक लेकर गया, कौन? आस्थान। उधर से आए गोहिल और गोहिलों के साथ कौन? डाबी। अब हानि क्या की उसके लिए सुनो, कान खोल के सुन लेना। अब ये घटना उन्हीं को समझ में आएगी जिसको राजस्थानी भाषा का ज्ञान है। हमारे हिंदी में और इंग्लिश में हमारे दोनों हाथों को कहते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बाया और दाया, राजस्थानी में कहते हैं डावा और जीमड़ा। कहते हैं ना, बस इस डावे और जीमड़े की बात पर जीत गए कौन? आस्थान, और मारे गए कौन? गोहिल। क्या हुआ था सुनो, जब गोहिल आए थे तो गोहिलों के डावे हाथ की तरफ, कौन से हाथ की तरफ? डावे हाथ की तरफ खड़े थे कौन? डाबी। और जीमड़े भाग की तरफ सब खड़े थे कौन? गोहिल। तो स्टूडेंट, उधर से आस्थान आया, इधर से गोहिल आए, तभी एक डाबी ने बोलकर कहा, डाबी खड़ा डावे, गोहिल खड़ा जीमड़े। ये कहते ही तो आस्थान टूट पड़ा, कौन से भाग पर? जीमड़े भाग पर। और इधर से डावे भाग से भी टूट पड़े कौन? डाबी। मारे गए गोहिल। अधिकार हो गया खेड़ पर किसका? आस्थान ने कहा राठौड़ों की राजधानी जो होगी खेड़ होगी। कौन सी होगी? बोलो। अब देखो, पाली राठौड़ों के अधीन, पर राजधानी अब कहां चली गई? और जहां राजधानी होगी राजा वहीं रहेगा। अब बिल्कुल राजा यानी आस्थान कहां रहने लगे? खेड़ में। अब याद करो जलालुद्दीन खिलजी को, रणथंबोर अभियान। जब रणथंबोर को जीतने में असफल रहा, जब रणथंबोर को जीतने में असफल रहा, बताओ कौन? जलालुद्दीन खिलजी। तब जलालुद्दीन खिलजी ने यह कहकर रणथंबोर से अपना घेरा उठाया था कि ऐसे 10 दुर्गों को एक सच्चे मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी। तब वहां से तो चला गया जलालुद्दीन, फिर वहां से सैन्य दल लेकर आया ली ही ली। ये बात राजधानी खेड़ में पता चली किसको? तो आस्थान अपने सैनिक लेकर खेड़ से आया और पाली की रक्षार्थ हेतु लड़ा किससे? जलालुद्दीन से। पर सैनिकों की संख्या कम थी। जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ आस्थान वीर गति को प्राप्त हुआ। बोलो, समझ में आया कि नहीं? लिखो मरो जल्दी से। सर, आपके पढ़ाने का हम पर इतना प्रभाव हो गया कि हम पढ़ते पढ़ते करते हैं दानी ही दानी, राजधानी कल ही कल मोकल। क्या बात है, लिखो जल्दी से। आगे देख, पाली वाली टूपा दे दूंगा अभी, पीछे बाके फाड़ रहे हैं। लिखो जल्दी से। आस्थान, कौन सा थान? आस्थान। और आस्थान के आगे ऑब्लिक करके लिखो आस्करण। कौन सा करण? आस्करण।
छोरों, अभी आपको एक पेपर दिया जाएगा, सुनो, क्या दिया जाएगा? पेपर दिया जाएगा। वो पेपर अपने घर लेकर जाना है और सिस्टम देखो 3 घंटे का तुम्हें टाइम दिया जाएगा, उत्तर जहां से संभालना है संभाल लेना, सब टॉप करेंगे देखना। 9 बजे कहाँ? ऐप के अंदर ही 9 बजते ही ऐप के अंदर वो सिस्टम जनरेट हो जाएगा। 9:10 तक आपने पेपर अटेंड करने का ट्राई नहीं किया तो बाद में आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। कान खोल के सुन लेना। अरे पेपर के आने के 15 मिनट भी पहले हमें मिल जाए तो सब उत्तर निकाल ले। आपको तो कितने घंटे दे रहे हैं? 8:55 पे ही लॉगिन करके बैठ जाना और ना धमाम जय माता जी की है, जय माता जी की भी। कंप्लीट ना? ओके, पधारो, पिछला वाला पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।